जो कोविड-19 का काल था, निश्चित रूप से जो है सभी के लिए जो है एक महामारी का काल था, भयावह समय था। तो शिक्षा व्यवस्था इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। लेकिन फिर भी जो है इसे एक हमारी सरकार ने विकल्प के तौर पे जो है एक नई इसमें जो है चीज़ों को जोड़ा। जैसे विकल्प में इसमें जो है बना क्या, ई एजुकेशन। उसके अंतर्गत जो है ई पाठशाला के माध्यम से जो है बच्चों को जो है शिक्षा तक पहुंचाने के लिए प्रयास सरकार की तरफ से किया गया। इसके लिए जिन जो विद्यालय थे, विद्यालयों में जिन बच्चों के पास, अभिभावकों के पास मोबाइल वगैरह था, मल्टीमीडिया या एंड्रॉयड मोबाइल था, तो उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ा गया विद्यालयों में। हमारे टीचर्स वगैरह ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाए विद्यालय स्तर पर अपने बच्चों के, और उसके माध्यम से जो है उन्हें ई कंटेंट भेजा गया, जिसके माध्यम से उसमें जो है क्या होता था कि प्रिंट रिच मटेरियल होता था, जिससे बच्चे उस प्रिंट रिच मटेरियल से जो है अपने कंटेंट को पढ़ पाएँ। ये भेजा गया। इसके साथ साथ जो है जो अपने उनके कुछ अपने वीडियोस थे, उन्हें बना के उन्होंने अपने कंटेंट पे वीडियो बनाए, और वीडियो बना के हमारे टीचर्स ने जो है बच्चों को भेजा। और इसके साथ साथ जो है उन्हें जो होमवर्क की व्यवस्था थी वो भी इसी के माध्यम से कराई। लेकिन दुखद समय ये रहा कि इसमें जो है अभिभावक जो हमारे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके पास मोबाइल बहुत कम मात्रा में थे, तो उनका पार्टिसिपेंट कम हो पाया। लेकिन इसके बावजूद भी जो है कुछ बच्चों ने, हमारे यहाँ 19% मुरादाबाद जनपद में जो है 19% अभिभावकों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके माध्यम से ई कंटेंट को रिसीव भी किया, और उन्हें जो है पढ़ने के बाद अभिभावकों ने जो है अपने आप खुद पढ़ा, और फिर जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए कोशिश की। तो ये रहा। और दूसरी बात जो है शासन की तरफ से दीक्षा ऐप्स जो है डाउनलोड करने पर जोर दिया गया। दीक्षा ऐप्स असल में क्या है कि इसमें जो है बहुत सारे लर्निंग वीडियोस हैं, 4,000 से अधिक जो है लर्निंग वीडियो हैं, जो बच्चों के जो है पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। तो उन लर्निंग वीडियोज को जो है बच्चों को दिखाया गया दीक्षा ऐप्स के माध्यम से। इसके साथ साथ जो है जो शिक्षक थे हमारे, वो भी तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए पहले से, कि वो जो है मोबाइल के थ्रू जो है बच्चों को पढ़ा पाएँ, या इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है बच्चों को पढ़ा पाएँ, इसके लिए तैयार तो नहीं थे। लेकिन जो है विशेष परिस्थिति में उन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया, और अपने आप को जो है तैयार किया। तैयार करने के बाद दीक्षा ऐप्स जो है इसके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। और दीक्षा ऐप्स ने जो है टीचर्स को जो है ट्रेनिंग कोर्स के माध्यम से बच्चों को ई कंटेंट कैसे पहुंचाया जाए, प्रभावशाली कंटेंट कैसे पहुंचाया जाए, या फिर जो है बच्चों में गुणवत्तापूर्ण जो है सुधार के लिए जो है गुणवत्ता शिक्षा कैसे दी जाए, इसके लिए प्रयास किया। बहुत तो बढ़िया सर, दीक्षा बहुत। ऐप, हाँ, दीक्षा ऐप्स का जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके साथ साथ हमने जो है बच्चों को रीड अलोंग ऐप्स जो है डाउनलोड करवाया। ये रीड अलोंग ऐप्स जो है ये भाषा विकास में बहुत बड़ा योगदान इसने प्रदान किया। बच्चे रीड अलोंग के माध्यम से जो है, अगर उनके पास नेटवर्क भी नहीं है अगर रिचार्ज की सुविधा नहीं है उनके मोबाइल में, तो भी जो है वो इस ऐप्स के माध्यम से जो है अपना भाषा विकास कर सकते थे। तो ये रहा। इसमें काफ़ी कुछ मात्रा में जो है सक्सेस मिली। वो बात तो नहीं आ पाई जो रियल टीचिंग में होती है, लेकिन वर्चुअल टीचिंग से भी जो है हमारे टीचर ना तैयार होते हुए भी जो है उन्होंने काफ़ी सुधार इसमें देखने को मिला। निश्चित रूप से मुझे भी जो है संयोग से जो है दीपक शर्मा जी ने एक बार जोड़ा इसमें। हमारे 25 टीचर्स वगैरह लिए थे उसमें, और इन्होंने जो है एक उनका एनरिचमेंट जो है कार्यक्रम रखा था, उनके अभिमुखीकरण के लिए जो है कार्यक्रम रखा था। तो मुझे भी उसमें जुड़ने का मौका मिला। तो निश्चित रूप से मुझे देखने को मिला कि इसमें जो है एक गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा प्रदान की जा सकती है बच्चों को, क्योंकि उसमें हम ये देखते हुए कि ये बच्चा और पहले बच्चे में काफ़ी अंतर है। जो पढ़ाने के पुराने तरीके थे, हमारे परंपरागत तरीके थे, उसमें इस बच्चे को जो है कहीं ना कहीं ऊबनेस महसूस होती है। तो निश्चित रूप से नवाचारी शिक्षण पद्धतियां हमें इसमें लानी पड़ेंगी, तभी जाके जो है बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाएगा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे का जो गुणवत्तापूर्ण जो है विकास है वो नहीं हो पा रहा है। वो सूचनाओं को एक तरह से जो है रटन विधि के द्वारा जो है समझने की कोशिश करता, रट लेता है उन्हें, और जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो इस चीज़ को नकारता है
जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो भी इस चीज़ के लिए कहता है कि रटन विधि से बच्चे को दूर करना है, बाह्य वातावरण से जोड़ना है। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये आपका जो नवाचारी कार्यक्रम है ये निश्चित रूप से एनसीएफ 2000 जो 5 है उसके नॉर्म्स को भी फुलफिल करेगा। और इस समय सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस समय जो है एक समय की आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो रियल शिक्षण जो सफल नहीं हो पा रहा है इस समय, क्योंकि बच्चे विद्यालय नहीं आ सकते हैं कोविड-19 के अंतर्गत। तो ऐसे स्थिति में जो है ये आपका जो कार्यक्रम है, मैंने देखा है कि आप एक कई सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं कि जो जिसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप लोग जो है शिक्षण कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये भी देखने को मिल रही है कि हमने काफ़ी प्रयास किया अपने शिक्षण पद्धति में, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे में जो है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो नहीं स्थापित हो पाई। कहने का मतलब कि मूल्यों की गिरावट हम लोग देख रहे हैं बच्चों में। और बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करता है उसका अनुश्रवण नहीं करता है। ऐसे व्यक्तित्व जो है स्थापित नहीं हो पा रहे हैं जैसा शिक्षा हम लोग देना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग जैसे नवाचारों के माध्यम से अगर पढ़ाते हैं तो उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट में जो है, जैसे कि योगी है, उसका शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास है, जितने भी आयाम हैं उसके, तो वो फुलफिल तभी हो पाएंगे जब हमें जो है शिक्षा में हम नवाचारों को सम्मिलित करेंगे। तो बहुत बेहतरीन निश्चित सर। रूप से इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जी सर। और इसी को आगे बढ़ाते हुए सर, श्री अरविंदो सोसाइटी ने सूक्ष्म छात्रवृत्ति योजना, जिसे ऑरो स्कॉलर कहा जाता है, ये एक मोबाइल जी ऐप बेस्ड छात्रवृत्ति योजना है, जिसके अंतर्गत उस राज्य के जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर पाठ से संबंधित, उसके टॉपिक से संबंधित छात्रों के लिए कुछ प्रश्नावली तैयार की जाती है और उसको उस ऐप पे डाला जाता है, जिसका परीक्षा देके, उसके हल करके, उन प्रश्नों का उत्तर देके छात्र सूक्ष्म छात्रवृत्ति जीत सकते हैं, 30, 40, 50 रुपए तक की। तो ये योजनाएं छात्रों को उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। तो ऑरो स्कॉलर जैसी योजनाएं जो श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा आरंभ की गई हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम मुझे लग रहा है आप लोगों का, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक हैं वो उनका भी ये मानना है कि बच्चे के अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए जो है रेनफोर्समेंट सबसे ज़रूरी होता है। पुनर्बलन की जो है आवश्यकता बच्चे को महसूस निश्चित रूप से होती है। लेकिन क्या है कि हमारे शिक्षा में हम भी ऐसा नहीं है कि अपने पाठ्यक्रम में जो है पुनर्बलन देते रहते हैं। टीचर जो है जो अपने मुख से शाबाश वगैरह के शब्दों का प्रयोग करता है वो भी पुनर्बलन का कार्य करते हैं। लेकिन क्योंकि ये भी अछूता नहीं है कि धन को जो है सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, तो अगर धन के रूप में बच्चे को कुछ चीज़ मिलती है तो वो निश्चित रूप से उसे अपना पारितोषिक मानता है, अपना श्रम मानता है। और तो अगर ऐसा चीज़ें मिलती हैं स्कॉलरशिप के माध्यम से जो है बच्चे को, और वो भी उसके नॉलेज बेस, अगर उसने जो है अपनी नॉलेज से कमाया। आप लोग देख रहे हैं कि कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें बच्चों का बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं, बड़े भी पार्टिसिपेट करते हैं, और बहुत लोग जो है उसमें नॉलेज गेनिंग करते हैं। मतलब उस कार्यक्रम को देख देख के इतना नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर ऐसा कार्यक्रम चलेगा, छात्रवृत्ति योजना होगी, तो इसमें जो है बच्चे पार्टिसिपेट भी करेंगे और कहीं ना कहीं जो है ज्ञान के प्रति जो है उनका रुचि भी बढ़ेगी, और बार बार जो है ये कोशिश करेंगे कि हमें भी जो है इससे संबंधित ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ताकि जो है हमारा भी, वैसे तो आपके प्रयास ही मुझे जो है बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं। तो आप लोग जो है काफ़ी प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोग जो है जो ये नवाचार हैं इनकी वीडियोज़ वगैरह बना के आप लोग डाल तो रहे हैं, लेकिन जो है कुछ जैसे आपने रोल मॉडल विद्यालय बनाए हैं अपनी तरफ से, जो है मॉडल विद्यालय बनाए हैं, जैसे कि 300 विद्यालयों को आपने जो है मॉडल विद्यालय के रूप में जो है 300 जनपदों में जो है विद्यालयों को हम्म। मॉडल विद्यालय के रूप में जो है सर्जित करने का जो है बीड़ा उठाया है। तो इन विद्यालयों में अगर आप लोग जो है उन चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं अपने माध्यम से, अपने टीचर्स को ट्रेड करने के बाद, या उन टीचर्स को जो हमारे विद्यालय में टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हें ट्रेड करने के बाद बच्चों में वो चीज़ें गुणात्मक सुधार अगर मिल जाता है, आउटपुट आप लोगों को मिल जाता है, तो निश्चित रूप से समाज में वो एक आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दूसरे विद्यालयों की तुलना में। जब वो चीज़ें आएंगी तो इस क्यूज वगैरह में जो है हम लोग अपना विजेता बन सकें। नमस्कार,
मेरा नाम अपर्णा सोनी है, जो मैं ललितपुर ज़िले में रहती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई में ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही किया हुआ है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री सब्जेक्ट से किया हुआ है और मैं अभी EMPS देलवारा में एक सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। EMPS देलवारा जो कि ललितपुर ज़िले के अंदर आता है। ललितपुर ज़िला अपनी काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि उधार देने के लिए, यहाँ के बांध के लिए, यहाँ के प्राचीन मंदिरों के लिए। यहाँ पर गोविंद सागर बांध है जिसमें कि साइफन पाए जाते हैं। भारत में केवल 2 ही बांधों में साइफन पाए जाते हैं, एक भाखड़ा नागल बांध में और दूसरा गोविंद सागर बांध में। ललितपुर में जैन धर्म के तीर्थंकरों का प्राचीन मंदिर देवगढ़ भी है, जिसमें काफ़ी प्राचीन प्रतिमाएं मौजूद हैं। यहाँ पर दशावतार मंदिर भी है और ललितपुर के पास में ही नीलकंठेश्वर मंदिर है, जिसमें जो भगवान शंकर की प्रतिमा है उस पर औरंगजेब के समय की जो बंदूक की गोली होती है उसका निशान अभी भी मौजूद है, जो कि उसकी प्राचीनता की कहानी बताता है। इसी तरह यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके प्राचीन होने का सबूत देती हैं। मेरे विद्यालय में अभी 207 बच्चे कुल मौजूद हैं और सभी ग्रामीण परिवेश से आए हुए हैं। तो जब मैंने यहाँ पर पोस्टिंग की, मैं यहाँ कार्यरत हुई, तो मेरे सामने कई समस्याएं आईं, जैसे कि बच्चों का संसाधन से परिपूर्ण ना हो पाना, बच्चों का रेगुलर ना होना आदि। और सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि बच्चे आते तो थे, लेकिन मैं डायरेक्ट बड़े बच्चों से पढ़ाकर छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आई थी। शिक्षा विभाग में मैंने कुल 5 साल दिए हुए हैं, जिसमें से 1 साल मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया हुआ है और बाकी के 4 साल बेसिक विभाग में। तो बड़े बच्चों से डायरेक्ट छोटे बच्चों को पढ़ाना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। मैंने जब श्री अरविंद सोसाइटी के ZII प्रोग्राम में प्रतिभाग किया, तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए, बिना निवेश किए, बिना संसाधनों के निवेश किए हम बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत मुझे पता चला कि हम बच्चों को नित्य नई गतिविधियां भी बता सकते हैं, जो कि बच्चों के सीखने के तरीके में सुधार लाएंगी। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने पाया कि बच्चों को विभिन्न गतिविधियों से जोड़कर पढ़ाने से बच्चों के पढ़ने के तरीके में सुधार आएगा और इससे मुझे भी काफ़ी फ़ायदा मिला। इस प्रशिक्षण से मुझे ये इतना लाभ मिला कि मैं अपने बच्चों पर कोई भी आइडिया क्रियान्वित करती हूँ और उसका फीडबैक मुझे बहुत ही अच्छा मिलता है। मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया आता है तो मैं उसको अपने प्रशिक्षक श्री अमित वर्मा जी को बताती हूँ और वो उस आइडिया को और इनोवेटिव करके मुझे देते हैं, जिससे कि बच्चे उस आइडिया को बहुत अच्छे से सीख पाते हैं और उसका अच्छा लाभ मुझे मिल पाता है। इस प्रशिक्षण के द्वारा मैंने पाया कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाने के भी काफ़ी तरीके प्राप्त हुए, जैसे कि वीडियो बनाकर पढ़ाना, ऑडियो द्वारा पढ़ाना, पोस्टर्स के द्वारा पढ़ाना, कोई भी वर्कशीट बनाकर पढ़ाना। बच्चों को विभिन्न प्रकार से पढ़ाने के तरीके मेरे सामने आए, जिससे कि मुझे यह फ़ायदा मिला कि जो बच्चे मेरे से दूर थे वो उसको पढ़ पा रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं इस काम को करने में ZII के प्रशिक्षक श्री अमित वर्मा जी ने मेरी बहुत मदद की हुई है। मैंने अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर किए और उन्होंने उन आइडियाज़ को क्रियान्वयन करने में या सुधारने में मेरी मदद की। मैंने अपने विद्यालय की समस्याओं का समाधान इस प्रकार किया कि मैंने अपने बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां बनाई। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाती हूँ तो मैं उसको एक गतिविधि के द्वारा ज़रूर जोड़ती हूँ। जैसे मैंने एडिशन पढ़ाया तो मैंने कार्ड्स के द्वारा उन बच्चों को एडिशन करना सिखाया। जब मैंने बच्चों को कोई भी टॉपिक जैसे कि चिड़िया पढ़ाई तो बच्चों को चिड़िया के बारे में, चिड़िया की कोई कविता पढ़ाई तो मैंने बच्चों को बताया कि उस चिड़िया के बारे में हम कैसे सीखेंगे, तो उससे रिलेटेड कोई भी गतिविधि बनाकर बच्चों को सिखा दी। मैंने अपनी क्लास में बच्चों के लिए एक बुलेटिन बोर्ड भी बनाकर रखा है, जिसमें बच्चों को
बच्चे जो भी पढ़ते हैं या जो भी सीखते हैं उसकी पिक्चर उस पोस्टर बुलेटिन बोर्ड पर लगती है और उस बुलेटिन बोर्ड पर उनका नाम आता है, जिससे कि सभी बच्चों को ये महसूस होता है कि हमें भी अच्छा करना है और हम भी इस बुलेटिन बोर्ड पर आगे आएंगे और बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। मैंने अपने विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया। मैं चाहती हूँ कि मेरा विद्यालय एक रोल मॉडल के रूप में सामने आए, इसके लिए मैं हमेशा अग्रसरित रहूँगी। मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक के इस मंच को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम क्रांति कुमार पटेल है। मैं बांदा जिले से आता हूँ। मैंने शिक्षा में मास्टर इन फार्मेसी और BTC का कोर्स किया है। मुझे बेसिक शिक्षा में 2 वर्षों का अनुभव है। बांदा जिले की विशेषताएं बताऊं तो कालिंजर का किला, जिसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। वामदेवेश्वर मंदिर, वाम ऋषि का मंदिर, जिनका रामायण में उल्लेख है। नवाब टैंक और पूरागढ़ का किला, ये मुख्य हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे भ्रमण योग्य स्थान हैं। मैं बांदा के ब्लॉक बिसंडा के प्राथमिक विद्यालय लॉली टीकमऊ भाग 1 में सहायक अध्यापक के रूप में पदस्थ हूँ। मेरे विद्यालय में 135 बच्चे अध्ययनरत हैं जो कि ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मेरे विद्यालय में मुझे मिलाकर कुल 3 शिक्षक का स्टाफ है और जब मैंने विद्यालय ज्वाइन किया तो वहाँ पर जो है एक समस्या जो मुझे थी मेरे सामने, वो थी विद्यालय का भौतिक परिवेश अप टू डेट ना होना, बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुझान की कमी होना और शायद इसी कारण उपस्थिति भी बच्चों की कम थी। हम इस समस्या के लिए काम कर रहे थे, पढ़ाई बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन तब भी शायद कहीं ना कहीं इन 3 मुख्य समस्याओं से ग्रसित थे। तभी इसी दौरान मुझे जो है ZIIEI कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का मौका मिला। ZIIEI कार्यक्रम से मैंने सीखा और समझा कि बिना पैसे खर्च किए भी ऐसे कुछ नवाचार किए जा सकते हैं जिससे हम अपनी पढ़ाई कराने का तरीका सुधार सकते हैं। ZIIEI कार्यक्रम में जो इनका ऐप है इनोवेटिव पाठशाला, मैंने उसमें देखा कि जो विषय मैं पढ़ा रहा हूँ उसी विषय को पढ़ाने के जो है गतिविधियों के से पढ़ाने के बहुत सारे तरीके उसमें सुझाए गए हैं, जिससे कि मुझे बहुत फ़ायदा मिला। और मैंने प्रशिक्षण में यह भी सीखा कि अगर कोई गतिविधि आप करा रहे हैं तो उसका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन के लिए बच्चों का करना चाहिए। मैंने प्रशिक्षण से मुझे ये भी फ़ायदा मिला मुझे कि जो मैं गतिविधि विद्यालय में कराता था, प्रशिक्षण के बाद मैं उसको सही ढंग से क्रियान्वित कर पा रहा था। जो भी गतिविधि मैं पहले कराता था उसका रिजल्ट आउटकम उतना सही नहीं था, लेकिन शिक्षण के बाद मुझे कुछ समझ में आया कि कहाँ क्या करना चाहिए, जिससे कि जो मेरी गतिविधियाँ थीं उसका आउटकम मुझे मिलने लगा। उसके बाद मैं अगर चर्चा करूँ तो अभी कोविड का जो कोविड महामारी रही है, जिसमें स्कूलों की खासतौर से प्राथमिक विद्यालय के जो स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय स्कूल हैं, उनकी जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। लेकिन मैंने इसी कार्यक्रम में ये देखा कि ऑनलाइन पढ़ाई के भी बहुत से तरीके हम लोगों को बताए गए, सुझाव गए, प्रशिक्षण में बताए गए, जैसे कि गूगल मीट, जूम मीट, सिस्को वेबएक्स आदि, जिसके माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंच पाए जिन बच्चों के पास मोबाइल और इंटरनेट सुविधा थी। और साथ में मैंने ये भी चीज़ देखी है कि जो ट्रेनर हैं ZIIEI के, उनका बहुत सपोर्ट मिलता है। जैसे हमारे ट्रेनर श्री अमित वर्मा जी, उनकी मैं बात कहूँ तो जैसे मुझे कोई गतिविधि अपने विद्यालय में कराने का आइडिया आया तो मैं उनसे एक बार शेयर करता हूँ अपना आइडिया, तो वो जो बेस्ट ऑप्शन उसमें सुझाव का रहता था, सुधार का रहता था, वो मुझे बताते थे कि अगर ये छोटा सा सुधार उसमें किया जाए
तो जो आउटकम है वो बहुत अच्छे से आ सकते हैं। तो ZII का कार्यक्रम जो इनका चल रहा है उससे जो है काफ़ी फ़ायदा मिलता है और बच्चों से जो हमें आउटकम चाहिए वो आउटकम हम ले सकते हैं। और मैं अपनी समस्या के बारे में जो शुरुआत में बताया था उसके बारे में चर्चा करूँ तो इन 2 सालों में जो है जो भौतिक परिवेश था वो भी काफ़ी सुधरा है। हम सभी ने अपने कर्तव्यों को समझा और थोड़ा-थोड़ा अपने तरफ से सरकार की तरफ से भी मदद मिली है और परिवेश जो हमारा आसपास का था वो भी काफ़ी सपोर्टिव रहा। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, बच्चों ने भी यहाँ तक कि सपोर्ट किया और अपने विद्यालय को काफ़ी बदल डाला है। ZII जो कार्यक्रम है उससे जब पढ़ाने के तरीके को हम लोगों ने बदला तो बच्चों में जो है पढ़ाई के प्रति रुझान भी बदला, क्योंकि बच्चों को अगर हम सीधा पढ़ाएं तो शायद उनका मन ना लगे, लेकिन अगर बच्चों को कह दें कि चलिए हम खेलते हैं, चलिए हम आज आपको एक नया गेम खिलाते हैं। जैसे अभी इनोवेटिव पाठशाला में मैंने देखा कि इसमें बहुत सारे खेल की गतिविधि भी हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को अपना पाठ पढ़ा सकते हैं। तो ये तरीके जब हम लोगों ने अपनाए, प्रतियोगिताएं, छोटी-छोटी प्रतियोगिताएं करी, उसमें जो प्रतियोगिता में जो विनर्स थे उनको छोटे-छोटे प्राइज़ दिए, तो इन सब से धीरे-धीरे बदलाव आना शुरू हुआ और अब पढ़ाई के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी कारण से अब जो है, जो कहीं 50% जो है उपस्थिति हुआ करती थी बच्चों की, आज 80 to 90% पहुँच गई है और हमारी ये कोशिश है कि इसको 100% में बदला जाए। अब मैं बात करूँ कि समस्याओं को सुलझाने में कैसे ZII ने हमारी मदद की, तो क्या होता है कि जब हम 3 लोग बैठते हैं तो उतने आइडियाज़ हमारे दिमाग में नहीं आते हैं, लेकिन जो अरविंदो सोसाइटी है उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि हज़ारों टीचर्स के थॉट्स को एक प्लेटफॉर्म उन्होंने दे दिया है, जिससे कि हम जैसे जो हम लोगों के विद्यालय हैं जिनका कनेक्शन इतना शायद ना रहा हो, जैसे हमारे प्रधानाध्यापक जी हैं उनका अभी टेक्नोलॉजी से उतना वो जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जब ये कार्यक्रम से मैं जुड़ा तो मुझे भी बहुत सारे आइडियाज़ मिले जो मैंने उनसे शेयर किए, उसमें से उन्हें कुछ अच्छे लगे, करने योग्य लगे तो वो भी कर रहे हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि एक ZII अरविंदो सोसाइटी के कार्यक्रम ने जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है ऐसे टीचर्स को जो कि कुछ करना चाहते हैं। और मैं अपने विद्यालय को रोल मॉडल स्कूल की तरह देखता हूँ, इसलिए क्योंकि इन 2 सालों में जो भौतिक परिवेश है वो बदला है, बच्चों का जो है रुझान पढ़ाई के प्रति बढ़ा है, उपस्थिति बढ़ी है और सबसे बड़ी बात कि केवल टीचर ही नहीं, टीचर के साथ-साथ बच्चे भी अपने विद्यालय को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके माँ-बाप भी विद्यालय को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हम आगे इसी प्रयास को जारी रखते हुए एक रोल मॉडल स्कूल की तरफ अग्रसर हैं। इस उपलब्धि के लिए मैं खास तौर से श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम सभी टीचर्स को आइडियाज़ मिल रहे हैं, जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, उस आइडिया तक नहीं पहुँच पा रहा है, अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक मिलकर वो आइडिया उस टीचर तक, उस स्कूल तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मोहनलाल सुमन है और मैं प्राथमिक विद्यालय राजापुर बेला गुरसराय जनपद झांसी में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता है, मैंने MA राजनीति शास्त्र से किया है, साथ ही B.Ed एवं विशिष्ट BTC की है। मेरी प्रथम नियुक्ति सन 1999 में हुई थी और मेरा जो अनुभव है वो मैंने 21 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ विद्यालय में और मेरे विद्यालय में इस समय 154 छात्र छात्राएँ हैं और मेरा सम्मिलन विद्यालय है
और मेरे ज़िले की व्यवस्था, मैं जनपद झांसी से हूँ, मैं अपने ज़िले की विशेषता आप सभी को बताना चाहता हूँ। मेरा ज़िला बहुत प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं और पूरे संसार में चर्चित है, क्योंकि यहाँ पर सन 1857 की क्रांति की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने वीरता से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। तो पूरे संसार में झांसी प्रसिद्ध है और महारानी लक्ष्मीबाई का नाम बहुत प्रसिद्ध है। और ये ऐसी जगह मैं चाहूँगा आप सभी से कि आप सभी भी झांसी घूमने जरूर आएँ। मेरे विद्यालय में 154 बच्चे हैं और मैं बता दूं आपको कि मैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए कई नवाचारों का प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन मेरे यहाँ समस्या क्या थी कि मेरे यहाँ के बच्चे, मैं जिस तरीके से उन्हें बता रहा था वो अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे थे। चाहे वो अंग्रेजी विषय हो, चाहे हिंदी विषय हो, चाहे विज्ञान विषय हो। और एक समस्या मेरे यहाँ की और बड़ी थी कि मेरे यहाँ के जो सारे बच्चे हैं एकदम ग्रामीण परिवेश के हैं और वो अपने घरों के कार्यों में अधिकतर लगे रहते हैं, तो विद्यालय में उपस्थिति भी इनकी बहुत कम रहती है। तो ऐसे समय इन समस्याओं के समाधान के लिए मैंने प्रशिक्षण किया श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI का। तो इस प्रशिक्षण से मैंने जाना कि किस तरीके से के नवाचारों का प्रयोग करके हम बच्चों को कितने अच्छे तरीके से शिक्षा दे सकते हैं। साथ ही जो बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं उनको कितने तरीके ऐसे बताए गए हैं कि उनकी उपस्थिति विद्यालय में बढ़ाई जा सकती है। मैंने इस प्रशिक्षण से ये जाना कि इनोवेटिव पाठशाला क्या होती है। एक बहुत ही जिसमें ऐसे नवाचार, जो हर विषय के नवाचार कि मैं किसी पाठ को पढ़ा रहा हूं तो उसका नवाचार मुझे इनोवेटिव पाठशाला में मिल जाता है। देश भर के कई शिक्षकों के शानदार से नवाचार का प्रयोग करके हम बच्चों को बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से उन बच्चों को सिखा सकते हैं और वो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। और इससे मैंने ये भी जाना कि ऑनलाइन शिक्षण हम कितने अच्छे तरीके से प्रभावी कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम उन बच्चों को अपने ऑनलाइन क्लासों से जोड़ सकते हैं और उनको बहुत अच्छी नवाचारों के माध्यम से शिक्षा दे सकते हैं। बहुत सी ढेर सारी गतिविधियाँ इनोवेटिव पाठशाला में हमें देखने को मिली हैं जिनका प्रयोग हम अपने विद्यालय में कर रहे हैं। और साथ ही इस जो प्रशिक्षण हमारे जनपद झांसी में प्रशिक्षण देने वाले हमारे प्रशिक्षक हैं श्री अमित कुमार वर्मा जी, जिनकी बहुत शानदार तरीके से हम सभी को और बताया जाता है, विभिन्न नवाचारों के बारे में बताया जाता है। अभी तक जो उन्होंने बताए हैं नवाचारों को इनोवेटिव पाठशाला से, उनका प्रयोग मैंने अपने विद्यालय में बच्चों के लिए किया है ऑनलाइन शिक्षण के दौरान, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से विद्यालय बंद चल रहे हैं। बच्चों के लिए बच्चे नहीं आ रहे हैं विद्यालय में, तो ऑनलाइन शिक्षण से ही इन नवाचारों का हम प्रयोग कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इन नवाचारों से मेरे विद्यालय के बच्चों का जो समाधान हुआ वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने लगे, सीखने लगे। खेल गतिविधि के माध्यम से इन नवाचारों का मैंने उनका बच्चों के बीच प्रयोग किया। और मैं बता दूं, मैं श्री अरविंदो सोसाइटी, HDFC बैंक और ZII को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि जो इनोवेटिव पाठशाला ऐप है उसमें मेरे भी 3 नवाचार हैं, जो कि मुझे 3 नवाचार मेरे चयनित हुए हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। और वो इनोवेटिव पाठशाला में उन नवाचारों को मुझे देखने को मिला और उन नवाचारों का प्रयोग मैं अपने विद्यालय में भी कर रहा हूं लगातार, जिससे मेरे विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति जब स्कूल खुले हुए थे बहुत बढ़ गई थी, जो कि उस समय मैं बहुत परेशान था कि किस तरीके से बच्चों को स्कूल लाऊं, कैसे स्कूल लाऊं। तो इन नवाचारों का मैंने खुद प्रयोग करके और ये नवाचार के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर की जो बुक छपी हुई उसमें ही मेरे नवाचारों को दिया गया है। और मेरा विद्यालय रोल मॉडल है और मैं अपने विद्यालय में, क्योंकि इतने ढेर सारे नवाचारों का प्रयोग कर रहा हूं और इनोवेटिव पाठशाला का प्रयोग, उससे नवाचारों का प्रयोग कर रहा हूं, तो मेरा रोल मॉडल स्कूल है। और मैं और अच्छे
प्रयास करता हूं कि इन बच्चों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा नवाचार का प्रयोग करूं, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकें। लास्ट में मैं फिर से श्री अरबिंदो सोसाइटी, ZIIE एवं HDFC बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इतनी शानदार ऐप बना करके, इनोवेटिव पाठशाला ऐप बना करके हम सभी शिक्षकों के लिए बहुत अच्छे तरीके सुझाए हैं, जिससे हम उनका प्रयोग करके बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नम्रता श्रीवास्तव है। मेरी शैक्षिक योग्यता MA B.Ed है और BTC भी मैंने किया है। अध्यापन में मुझे 10 वर्ष का अनुभव है। मैं बांदा जिले की हूँ। बांदा जिले का नाम ऋषि बामदेव के नाम पर बांदा पड़ा। ये उनकी पावन भूमि है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश राज में बांदा संयुक्त प्रांत के इलाहाबाद मंडल में था। करवी और मऊ तहसील को अलग करके चित्रकूट को एक नया जिला बनाया गया। यह केन नदी के किनारे बसा हुआ है। काफी पर्यटन स्थल है यहाँ पर। कालिंजर का अजय किला बांदा में ही है। यहाँ नवाबों की जामा मस्जिद भी है, जो आजकल पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। यहाँ एक भूरागढ़ का किला है, जहाँ पर बांदा की विद्रोही सेना और 3000 क्रांतिकारी जो शहीद हुए थे, उनके अवशेष हैं। बांदा में एक सजर पत्थर पाया जाता है, जो अपने प्राकृतिक रूप में है। जिस चीज की छाया पड़ती है, इस पर वही चित्र अंकित हो जाता है। ऐसा यहाँ पर मान्यता है। मैं प्राथमिक विद्यालय बड़े हसेौड़ा महुआ बांदा में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विद्यालय बहुत ही छोटा है, क्योंकि ये गांव बहुत छोटा है। यहाँ कुल 57 विद्यार्थी हैं मेरे विद्यालय में, लेकिन और कोई विद्यालय न होने के कारण यहाँ उपस्थिति अच्छी रहती है। जब मैं विद्यालय पहुंची तो ऐसा लगा कि चुनौतियां मेरा इंतजार कर रही थी। एक के बाद एक परेशानियां आती ही गईं। सबसे पहले तो यहाँ का भौतिक परिवेश, जो सबसे खराब था। बच्चों के लिए आकर्षक की कोई चीज थी ही नहीं, जिससे बच्चे आकर्षित हो पाते। तो अब मुझे पहले यहाँ के भौतिक परिवेश को सुधारना था। बच्चों के और अपने बीच एक सामंजस्य स्थापित करना था। तो परेशानियों के बीच कभी कभी कुछ अच्छी अच्छी बातें याद आ जाती हैं, जो हमें गुनगुनाने पे, कहने पे मजबूर कर देती हैं। मुझे भी कुछ लाइनें याद आईं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अब मुझे अपने हौसलों की उड़ान भरनी थी और इस विद्यालय का कायाकल्प करना था। मैंने जब अरबिंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण लिया, तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी कुछ ऐसे नवाचार हैं जिनको हम विद्यालय में प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक हम लोग जो भी TLM बनाते थे, बच्चों की सहायक सामग्री बनाते थे, उसमें काफी पैसे खर्च होते थे। लेकिन इस प्रशिक्षण के बाद मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी हम अपनी बात को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण था इनोवेटिव पाठशाला। इसने मुझे मेरे विषय को समझने में, अपनी बात बच्चों तक कहने में बहुत मदद की। अब मुझे समझ में आया कि जो अनुभवात्मक शिक्षण होता है, उससे हम बच्चों को कैसे बता सकते हैं, कैसे अपनी गतिविधि से बच्चों को अपनी बात समझा सकते हैं। सबसे बड़ा प्रशिक्षण का फायदा मुझे ये मिला कि मेरे दिमाग में बहुत सारी गतिविधियां थी। ये था इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, ऐसे समझाना है, लेकिन उनको मैं लागू नहीं कर पा रही थी। उनको मैं प्रयोग में कैसे लाऊं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऑनलाइन पढ़ाने के तरीके में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बच्चों को अपनी बात कैसे समझाऊं। कोरोना काल चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, ये भी चीज दिमाग में थी। लेकिन इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद, इसको समझने के बाद अपनी बात विद्यार्थियों तक पहुंचाने में बहुत आसानी मिली। ऑनलाइन पढ़ाने के तरीकों में जैसे गतिविधि आधारित शिक्षा थी, लूडो था, ग्रिड गेम था, पहेलियां थी, जिनसे हम बच्चों को अपनी बात समझा सकते थे। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा और कई बच्चे इस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस काम को करने में मुझे ZEI के प्रशिक्षक अमित सर का बहुत योगदान रहा। अपने विचार जब मैंने उनको बताए, अपने विचार उनसे साझा किए, तो उन्होंने हमारी बातों को समझा और हमें नए नए आइडियाज दिए, जिनको हम अपने विद्यालय में प्रयोग कर सकते थे। समस्या समाधान के लिए सबसे पहले मैंने अपने तरीकों में सुधार किया। मैंने सोचा कि जो सुधार मैं दूसरों में लाना चाहती हूँ, पहले उसको खुद पर लाना है। गांधी जी ने भी कहा था कि जो सुधार आप दूसरों से चाहते हैं, पहले अपने में लाइए। तो वो शुरुआत मुझे खुद से करनी थी। मैं बांदा के मिशन शिक्षण संवाद में कॉलम लिखती हूँ, कविता और कहानी लिखती हूँ। इसको मैंने अपने शिक्षण में प्रयोग करने का सोचा। बच्चों के लिए विषय से आधारित, जैसे रंगों के नाम,
सब्जियों के नाम संस्कृत में, इंग्लिश में, ये सब मैंने लिखी और अपनी बात को बच्चों को समझाना आसान हो गया। तो जब विद्यालय खुलेंगी तो बच्चों को अपनी बात समझाने के लिए मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे बच्चों को बता सकती हूँ। मेरे विद्यालय को चाहती हूँ मैं कि रोल मॉडल बनाया जाए, ताकि यहाँ जिन सुविधाओं की कमी है, जो भौतिक सुविधाओं की कमी है, वो पूरी हो। वातावरण आकर्षक बनाई दें जिससे बच्चे खुद आए, भयमुक्त वातावरण हो, शिक्षा सबके लिए बेहतर हो। मैंने कुछ दिन पहले एक कविता लिखी थी जिसको सारा सच पत्रिका में प्रथम स्थान मिला था, जिसको मैं आपको सुनाना चाहूंगी। जीत हो या चाहे हार, मन को अपने ना तू मार, कर्म क्षेत्र है यह संसार, भावनाओं से नहीं इनकार। तीरगी हो कितनी भी, रोशनी का आगाज जरूरी है, मन हारा हो फिर भी आशा का संचार जरूरी है। ऊंचे पर्वत से क्या डर, चढ़ने की तो कोशिश कर, सोचो मत इतना तू नर, मौत से पहले मत तू मर, मौत से पहले मत तू मर। मैं अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने अरविंदो सोसाइटी के लिए लिखी हैं, सुनिएगा। धन्य है ये अरविंदो सोसाइटी, उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। धन्य है ये अरविंदो सोसाइटी, उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। हम अनजान बंधुओं को नवाचार का एक अनुभव दिया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नेहा जैन। मेरी शैक्षिक योग्यता BSc बायोलॉजी, MSc फूड टेक्नोलॉजी, MA अंग्रेजी और मैंने BTC किया है। साथ में मैं B.Ed अध्ययनरत हूँ और मैं शिक्षण कार्य में 6 वर्षों से संलग्न हूँ। मैं ललितपुर जनपद से हूँ। मेरे जनपद की विशेषता है कि ये भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व रखता है। ललितपुर का सबसे पहले जो नामकरण है ललितपुर, ये ललितपुर के महाराज सुमेर सिंह की धर्मपत्नी ललिता देवी के नाम पर रखा गया है। और ललितपुर मात्र एक ऐसा जनपद है जहाँ 16 बांध हैं। इतने ज़्यादा संख्या में बांध किसी भी जनपद में नहीं है। साथ ही प्लेटिनियम, यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज ललितपुर में पाए जाते हैं और दुर्लभ जड़ी बूटियाँ चिरायता, कुटकी, गिलोय, आमलकी, अश्वगंधा, शतावरी ललितपुर में पाई जाती हैं। और बड़े विभिन्न धर्मों के बड़े बड़े तीर्थ स्थान, मंदिर ललितपुर में हैं। देवगढ़ विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ है और नीलकंठेश्वर, अमझरा घाटी, हनुमान जी तुबंग सरकार का सिद्ध मंदिर ललितपुर में है और बाबा सदन शाह की मजार, जिस पर हर वर्ष मेले का मार्च में आयोजन होता है। और ये एक सर्व धर्म संभाव का प्रतीक है ये मजार, क्योंकि इसमें हर धर्म के लोग देश विदेश से आते हैं उस समय और सामूहिक विवाह और मुशायरे के आयोजन होते हैं। तो ये थी मेरे जनपद की विशेषता। और इसी जनपद के ब्लॉक जखौरा में मैं प्राथमिक विद्यालय कुआतला में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। जब मेरी नियुक्ति हुई उस समय मेरे विद्यालय में कला विषय का कोई महत्व नहीं था, उसे एक विषय के रूप में देखा ही नहीं जाता था। बच्चे रंग भरना, कला बनाना नहीं जानते थे। तब मैंने एक विषय के रूप में कला की शुरुआत की। मैंने पत्थर और पुरानी सीढ़ियों पर बच्चों को कला बनाई और उस कला में जो मैंने विषय लिए उन्हें मैंने उनके पाठ्यक्रम से जोड़ा, पर्यावरण हो या विज्ञान हो। लेकिन मेरी मुख्य समस्या ये थी कि ग्रामीण परिवेश में, मैं जिस विद्यालय में हूँ वो ग्रामीण परिवेश में है, तो वहाँ के बच्चों को अंग्रेजी का अधिगम मेरे लिए समस्या थी। उसके बाद अरविंदो सोसाइटी के शून्य नवाचार आधारित प्रशिक्षण को मैंने जब ज्वाइन किया तब मैंने वहाँ पाया कि कई ऐसे नवाचार हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पैसे के खर्चे की कोई आवश्यकता नहीं है और बच्चों को उन नवाचारों द्वारा आराम से, बड़ी सरलता से हम कुछ भी सिखा सकते हैं, विषय वस्तु को समझा सकते हैं और ये अनुभव पर आधारित है जिनमें बच्चे को स्वयं करके सीखना है। तो ये इन नवाचारों ने जो पढ़ाने का तरीका था अरविंदो के द्वारा जो बताए गए, उनसे पढ़ाने के तरीके में मेरे सुधार हुआ। थीम आधारित उपस्थिति हो, चाहे कॉन्सेप्ट में मैपिंग हो, छात्र प्रोफाइल, सामुदायिक सहभागिता, या फिर अगर मैं बात करूं खेल में अधिगम की, अंग्रेजी अधिगम की, ग्रिड गेम है, सांप सीढ़ी है, तो इनसे मुझे बहुत ही लाभ हुआ। मैंने इन नवाचारों का प्रयोग जो मैंने शून्य आधारित प्रशिक्षण में प्राप्त किया था, मैंने विद्यालय आकर इन नवाचारों का प्रयोग किया और मैंने बहुत हद तक
सफलता पाई बच्चों को उस विषय वस्तु को समझाने पे जिनमें मुझे बहुत जोर लगता था और बच्चे सिवाय रटने के और कुछ नहीं करते थे। तो इन नवाचारों द्वारा मैंने बच्चे को एक अनुभव के आधार पर उनका शिक्षण किया, जहाँ वो खुद उसमें गतिविधि में इन्वॉल्व होकर करके खुद सीख रहे थे, तो उनका वो अधिगम स्थायी था। साथ ही मैंने अरविंदो के इनोवेटिव पाठशाला प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का भी मैंने बहुत लाभ उठाया। उसके द्वारा उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी बोर्ड के हो और कोई भी पाठ्यक्रम कोई भी विषय आप उसमें जाइए, आप अपना बोर्ड क्लिक करें और उसके बाद आप अपना जो भी आपको जिस भी क्लास का आपका पाठ्यक्रम है आप उस क्लास पे जाएं और पाठ्यक्रम में आप हिंदी, इंग्लिश, गणित सारे विषय मौजूद हैं और जिस भी विषय का आपको आपका टॉपिक है, आपका लेसन है, उसे क्लिक करने के बाद वहाँ इतने सारे तरीके हैं, एक्सप्लेनेशन है, ओवरव्यू है और तरह तरह के तमाम गेम्स हैं और एक्सप्लेनेशन है कि आप बच्चे को किस तरह पढ़ाएं। तो इन चीज़ों के द्वारा मेरा बच्चे को जो शिक्षण करने का तरीका था उसमें मुझे भी मज़ा आ रहा था और बच्चे भी बड़ा आनंद महसूस कर रहे थे और कक्षा का जो वातावरण है वो तनाव से रहित था, हल्का था और सब कुछ खेल खेल में बच्चे सीख रहे थे। तो इनोवेटिव पाठशाला जो ऐप है उसके माध्यम से मैं बहुत ज़्यादा अपने शिक्षण कार्य को रुचि के साथ कर रही हूँ और बच्चे भी रुचि के साथ पढ़ रहे हैं। इसके बाद अरविंदो सोसाइटी द्वारा हमें ये भी बताया गया कि अगर अभी जो कोविड-19 के दौरान हम ऑनलाइन कैसे शिक्षण करें, कैसे अपने शिक्षण को सुचारू रूप से चलाएं। वहाँ मैंने देखा कि आप एक वीडियो बनाकर ऑनलाइन उसमें एक जनरली इंट्रो अपना दीजिए और बच्चों से कहिए अब आप भी अपना परिचय दें, आपके घर में कौन कौन है, कितने भाई बहन हैं। इस तरह के एक सामान्य वीडियो बना के पहले बच्चों को दें ताकि वो आपसे इंटरेक्ट कर सकें। उसके बाद दूसरा वीडियो कोई भी एक्टिविटी बेस हो सकता है ताकि वो ऑनलाइन में जो हमारा शिक्षण है उससे जुड़ सकें, वो उन्हें एक बोझ या पढ़ाई ना लगे। आप उन्हें कोई भी ऐसे ड्राइंग बताइए कि अभी आपको बताना है और आपको इसका बनाकर आपको इसका वीडियो देना है। तो ऐसे काफ़ी तरीके थे जिससे हमारा कोविड-19 के दौरान भी ऑनलाइन शिक्षण बहुत शानदार ढंग से संपादित हुआ। और श्री अमित वर्मा जो कि अरविंदो के प्रतिनिधि थे, उनके निर्देशन में मैंने उनसे अपने नवाचार साझा किए और उन्होंने मुझे उसमें और बेहतर सुझाव दिए कि कैसे मैं अपने नवाचारों को और बेहतर कर सकती हूँ और उसे प्रभावी बना सकती हूँ। तो श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि श्री अमित वर्मा जी का बहुत योगदान रहा मेरे इस सफ़र में। मेरे साथ हर कदम पे जहाँ मुझे कठिनाई आई मैंने अमित जी से अपनी साझा की कि किस तरह से मुझे एक्सपेरिमेंटल जो है अनुभव आधारित में उसे किस तरह से मैं उसे प्रभावी बनाऊं और कैसे अपने नवाचार को मैं प्रभावी बनाऊं और बच्चों को बताऊं। तो हर नवाचार जो भी गतिविधि मेरे मस्तिष्क में आती थी मैं उनसे साझा करती थी और वो मुझे पूरा सहयोग देते थे। तो अरविंदो सोसाइटी ने निश्चित रूप से मेरी बहुत मदद की है। मेरी समस्या थी कि मैं अंग्रेजी का अधिगम बच्चों को कैसे दूं। तब मैंने नवाचार जो इनोवेटिव नवाचार थे जिनका मैंने प्रशिक्षण लिया था, तो वहाँ मैंने जब देखा कि खेल खेल में अधिगम या सरल अंग्रेजी अधिगम, जिसमें आप अंग्रेजी के सरल अधिगम में जो भी एक जटिल वाक्य है उसे आप छोटे छोटे चरणों में आप उसे विभाजित कर दीजिए। जैसे है ही इज़ अ बॉय, तो आप ही अलग लिखें, इज़ अ बॉय, ही वह इज है। तो इस तरह चरणों में उसे विभाजित करके पहले उसे एक एक चीज़ का व्याकरण का आप ज्ञान दें। साथ ही मैंने इसके लिए ग्रिड गेम और सांप सीढ़ी और चक्के पे चक्का का मैंने प्रयोग किया। जब मुझे बॉडी पार्ट्स पढ़ाने थे बच्चों को, बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स, उनका वर्क क्या है, तब मैंने चक्के पे चक्का गेम का प्रयोग किया और उन्हें बड़ा मजा आता था घुमाने में कि आई का जो वर्क है सी, तो वो आई को सी के पास लाते थे, उसे घुमाते थे। तो ये बहुत मनोरंजक रहा और मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे बच्चे आज इतनी अच्छा अंग्रेजी का जो है उनका वर्डिंग, उनकी वैक्यूबलरी वो सीख गए हैं। तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मेरा स्कूल रोल मॉडल है। क्यों? क्योंकि एक स्कूल की प्राथमिकता होती है ग्रामीण परिवेश में विशेष रूप से कि सामुदायिक सहभागिता बिल्कुल हो। अगर आपके विद्यालय में सामुदायिक सहभागिता नहीं है तो आप वो गुणवत्ता, वो बच्चों की उपस्थिति आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते जब कि आपका समुदाय जागरूक नहीं है। तो सामुदायिक जागरूकता के लिए मैं हर शनिवार को अपने विद्यालय में पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई की जो है चौपाल चलाती हूँ। साथ में मैं गांव की महिलाओं को प्रौढ़ साक्षरता भी प्रदान कर रही हूँ
और मैं एक नवाचार भी कर रही हूँ जिसका नाम है मेरी आवाज़ सुनो। तो उसमें बच्चे को मैं समाचार लिख के देती हूँ और हर दिन हर अलग क्लास का बच्चा उन समाचारों को पढ़ता है। ये सुबह मॉर्निंग प्रेयर के बाद मैं रखती हूँ और इससे सारे बच्चे जानकारी लेते हैं देश विदेश की घटना, सामान्य ज्ञान की। और उस समय हमारे गांव के जो 3-4 लोग हैं वरिष्ठ थे, वो भी बड़े समाचार सुनने के लिए आ जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा लग रहा है टीवी पे न्यूज चल रही हो। तो सामुदायिक सहभागिता एक प्लस पॉइंट है जो मेरे स्कूल को एक रोल मॉडल बनाता है। साथ ही कला और शिल्प पर आधारित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां मैं हर शुक्रवार को संचालित कराती हूँ। और यही था मेरा सफ़र। और अरविंदो का मेरे जीवन में, मेरे स्कूल में उनका जो प्रशिक्षणों का समावेश हुआ, उसके बाद जो एक बेहतर स्थिति में मैं और मेरे बच्चे, मेरा विद्यालय है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए। थैंक यू। आप सभी का मैं शालिनी सक्सेना SRG संबल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और कोविड-19 के चलते हुए बाधा उत्पन्न हो गई थी, परंतु हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। और जिस समय लॉकडाउन हो गया था तो अचानक से एक मन में विचार आया कि हम अपने विद्यालय से, विद्यालय के बच्चों से, अपने शिक्षक साथियों से दूर हो गए हैं। तो एक छोटा सा मैसेज मैंने अपने ग्रुप पे शेयर किया कि हम सभी शिक्षक साथी सकुशल हैं और अपने बच्चों से जुड़ना चाहते हैं, अपने शिक्षक साथियों से जुड़ना चाहते हैं, तो क्यों ना हम लोग अपनी 5 मिनट की वीडियो शेयर करें ग्रुप पे। और मैंने सोचा था कि 2 दिन में मुझे 10 वीडियोस मिल जाएंगी और मैम मैं आपको बताना चाहूंगी लगभग 250 प्लस वीडियोस शिक्षक साथियों ने शेयर की, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी वो फीलिंग आ रही थी कि हम घर में बैठे हैं बिना कुछ किए, निष्क्रिय। क्योंकि राष्ट्र निर्माता अगर निष्क्रिय भाव में बैठेगा तो इस देश का क्या होगा। और इसके लिए हमारे आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने भी हम लोगों का प्रोत्साहन के लिए उन्होंने भी 5 मिनट का वीडियो शेयर किया और सभी का उत्साहवर्धन किया। मैं स्टेट लेवल की मास्टर ट्रेनर भी हूँ ऑन स्कूल सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो यानी कि जिस समय आपदाएं होती हैं तो सबसे ज्यादा उसका खामियाजा बच्चों को और बुजुर्गों को होता है। बच्चे इस देश का भविष्य हम सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो लर्निंग स्किल होती है वो बच्चों में होती है। तो उस चीज को हमें अपने माइंड में रखते हुए हमने अपना प्रयास किया। आंगनबाड़ियों से फोन करके उनसे कहा कि हम आपको व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं वीडियोस, उसको आप बच्चों को दिखाइए। कुछ फ्लैश कार्ड भी हमने उनको उपलब्ध कराए और कहा कि आपस में थोड़ा सा सहयोग करिए, क्योंकि हम अपने बच्चों को जैसे पढ़ाई के लिए ध्यान रखना है, ये बच्चे भी हमारे ही हैं। और साथ में मैम मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जब मार्च में जब ये लॉकडाउन हुआ तो उस समय हमारे शिक्षक साथी भी नहीं जानते थे कि गूगल मीट पर हम कैसे मीटिंग अटेंड करें, कैसे ऑडियो और वीडियो बंद करें, कैसे ओपन करें, कैसे अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करें। तो उन सब के लिए भी हमारी 8 सदस्यीय टीम ने एक ICT वर्कशॉप की, ऑनलाइन की सर मैम। और आप लगभग 1,500 शिक्षक साथी हमारे उस प्रशिक्षण से जुड़े और बहुत ही अच्छा रहा। उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि साइबर जो है उसमें क्राइम भी है, तो ये भी बताया हमने कि अपनी ईमेल आईडी हम अगर शेयर करते हैं तो उसका पासवर्ड हम ऐसा बनाएं जो कि हमारे हस्बैंड या वाइफ या बच्चों के नाम पर ना हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ के नाम पे ना हो, क्योंकि ये सारा हमारी मान लीजिए मेल आईडी अगर हैक हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होगी। और चूंकि अब सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है तो अगर ये सारी चीजें हमारी विजिबल रहती हैं डिपार्टमेंट में भी, और हमारे सब साथी भी जानते हैं बच्चों के नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिज डेट, तो उन चीजों को भी हमने बताया कि ये भी बताया कि हम कोई भी कंटेंट शेयर करें तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी कंटेंट हम शेयर कर दें। मेरा ये मानना है कि एक सच्चा शिक्षक वही है जो जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है। और शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा 2015 में शुरुआत हुई थी इसकी, और बेहतरीन मंच है शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के द्वारा। यानी कि हम नवाचार कर रहे थे पर उसका सिर्फ हमारे आसपास के ही साथियों को पता रहता था, परंतु इस मंच ने उस नवाचार को पूरे देश भर के शिक्षकों को लाभ दिया और जिससे कि हमारे बच्चे भी लाभान्वित हुए। और मैं ये बताना चाहूंगी मैम कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई नवाचार आता है, बस ये कि 100% दुनिया में 25% ऐसे होते हैं जो सेल्फ मोटिवेशन के साथ काम करते हैं और 25 वो होते हैं जो ना खुद करते हैं ना ही
करने देते हैं दूसरों को, और 50% वो इस इंतजार में रहते हैं कि हम कौन हमें अपने साथ देगा। तो ये ZII जो मंच है वो उन शिक्षकों के लिए है जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। तो हमारे देश का भविष्य निश्चित रूप से ये श्री अरविंदो सोसाइटी के साथ जुड़ने से हमारे देश का भविष्य उज्जवल होने वाला है। और जैसे कि इनोवेटिव पाठशाला की बात कही, तो मुझे मैम ये इसके अंदर सबसे बढ़िया जो बात लगी वो ये लगी कि ये अंडर 6 MB है, मतलब बहुत कम स्थान घेरता है हमारे मोबाइल में, क्योंकि इस समय डिपार्टमेंटल भी बहुत सारे ऐप हमें डाउनलोड करने पड़े हैं। तो ये ऐप इतना कम स्पेस लेता है और साथ में इतने वैरायटी है इसमें कि हम पहले हम एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक मैंने 2015 से हमने हरियाली जहाँ खुशहाली वहाँ एक प्रोजेक्ट चलाया, और जिसका उद्देश्य था बच्चों का सर्वांगीण विकास। उस कार्यक्रम के अंतर्गत संज्ञानात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष को निखारने के लिए हमने एक हरियाली टीम का गठन किया। और मैं आपको बताना चाहूंगी मैम, उसमें हमारे सभी शिक्षकों ने, बच्चों ने, अभिभावकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आप समझिए कि हमारे शिक्षकों को अपने अवकाश कितने प्रिय होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मई जून की छुट्टियों में यानी कि ग्रीष्म अवकाश में 15 दिन का समर कैंप लगातार 3 वर्षों से हमारे BRC पे, हमारे जनपद स्तर पर संचालित है। और वो प्रोग्राम इतना सफल रहा कि जो यहाँ हमारे लोकल के जो NGOs हैं, चाहे वो रोटरी क्लब है या इनर व्हील क्लब है, जायंट्स ग्रुप है या काइट सभा है या आराध्या, ये सारे NGO इतने खुश हुए कि उन्होंने हम लोगों के प्रोत्साहन के लिए बच्चों को, अभिभावकों को गिफ्ट बांटे। और साथ में एक यहाँ हमारे चंदोसी में मॉल बन रहा है, तो मॉल के मालिक ने कहा कि ये टीचर्स इतने प्रतिभाशाली हैं, परंतु हम शायद बेसिक को इतना नहीं समझते थे जितना हम आज समझ पा रहे हैं। तो 500 बच्चों ने मैम इस बार पार्टिसिपेट किया था, इस बार से मतलब लास्ट ईयर। तो उन 500 बच्चों को उन्होंने, जो मॉल के मालिक थे, उन्होंने 500 बच्चों को ना सिर्फ गिफ्ट दिए बल्कि टीचर्स को भी गिफ्ट दिए और पूरा सम्मान दिया। तो बहुत खुशी हुई। और आज भी वो जो हमने विश्वास बनाया टीम के रूप में, वो हमारे मतलब ये जो NGO है वो भी उसका पार्ट बन गए। इसमें हमारे जो चाहे मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, उन सभी ने बढ़ चढ़कर हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हमारे DM सर ने, CDO सर ने, सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और बच्चे लगातार मुझसे फोन पर, हमारी जो टीम है हमारे टीचर्स की, सभी से बात करते हैं कि मैम कब मिलेंगे, कब हम, क्योंकि उसमें हमने क्या किया था कि पूरा शेड्यूल डिसाइड कर रखा था कि आपस में पहले हमने टीम जो थी हमारी टीचर्स की, कि पहले डिसाइड कर लिया था कि किसको क्या सिखाना है बच्चों को। किसी की ड्राइंग अच्छी थी, किसी की पेंटिंग अच्छी थी, तो कोई गाने में अच्छा था। तो इस तरह से मतलब गागर में सागर भरा और तन मन धन से समर्पित होकर उस कार्यक्रम को बेहतरीन बनाया मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आप तो बता रहे हैं, इससे ही पता चल रहा है कि सफल रहा और शिक्षा प्रोत्साहन मिला। जी मैम। अच्छा मैम, अब आप जानते हैं हमारे शिक्षा की गुणवत्ता लाने के लिए लगातार प्रयास सारे अधिकारियों, बच्चों सबके साथ मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता में लाने के लिए अलग-अलग कार्य आता है। उसी में से एक काम है शून्य नवाचार सेट है। इसकी नींव मिलकर 2015 में रखी और इसकी शुरुआत हुई। और अभी तक सालों में 20 से अधिक और हजारों तो ये प्रेरित और प्रोत्साहन करते हैं। और स्वदेशी एक जिसमें हमने ये पहले शुरुआत इसके 4 नवाचार पुस्तकें की हैं। राज्य स्तर नवाचार 100 लगभग 100 को यहाँ किया जाता है। और उन नवाचारों को इन 4 नवाचारों में किया जाता है। और इन्हीं नवाचारों को हमने करते हुए डेवलपमेंट किया था कि इसकी भी हमने और उनको लर्निंग के द्वारा एनवायरनमेंट बिल्कुल बनाने के। अब कोविड महामारी के दौरान के अनुसार इनको अपग्रेड किया है। इसको IP
इनोवेटिव कैलेंडर कैलेंडर के लर्निंग से हमने टीचर्स के लिए उनको एंड टेक्निक यूज करके बच्चों को ऑनलाइन मिनिमम लर्न को कैसे अचीव करते जबकि नहीं आ रहे हैं। इसके हमने सीरीज शुरू कर दिए हैं। शिक्षकों को 90 मिनट्स का इनको एक्सपीरियंस के बारे में बताया वो कैसे मिनिमम लर्निंग आउटपुट यूज कर सकते हैं के द्वारा इसकी दी जा रही है। तो ये ट्रेनिंग शुरू हो इसका हिस्सा बन। तो आप हमसे शेयर करते हैं आपको ऐसा क्या लगता है ZII और जैसे टूल्स शिक्षा के माहौल को बना पाए, उनकी गुणवत्ता जी मैम,